Myself, Dr. Manju Meena, Associate Professor Political Science, MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। आज मैं आप लोगों को अरस्तु का दार्शनिकता संबंधी सिद्धांत बताऊंगी। दास प्रथा जो है यूनानी समाज का जो है आधार स्तंभ रही है और यूनानी जो नगर राज्य थे उनकी प्रमुख विशेषता भी जो है दास प्रथा रही है। उस समय यूनानियों के अनेक दास होते थे और स्वामी वर्ग जो है अपने दासों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास, उनकी व्यवस्था करने का कार्य जो है करते थे। और स्वामी वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक जो दायित्व हैं उनके निर्वहन का कार्य जो है में सहायता करने का कार्य दासों का होता था, ताकि स्वामी वर्ग को अवकाश अर्थात समय प्राप्त हो सके और वह अपने राजनीतिक जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ जो है संपादन कर सके। लेकिन जहाँ तक हम अरस्तु से पहले की दास प्रथा की बात करते हैं, तो जब प्लेटो ने अपने प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक की रचना की थी, उस समय प्लेटो ने कहीं पर भी दासों का उल्लेख नहीं किया था। अब इसके संबंध में प्लेटो क्यों मौन रहे, इसके संबंध में भ्रम जैसी ही स्थिति है। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन के अंत में लोस की रचना की, उस समय प्लेटो जो है इस प्रथा को मान्यता देने का जो है प्रयास अपनी तरफ से करते हैं। लेकिन अरस्तु के युग तक आते आते दासता जो है एक विवादास्पद प्रश्न जो है वो बन जाती है। मतलब अनेक जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वह दास प्रथा को के औचित्यता को जो है शंका की दृष्टि से जो है देखने लगते हैं, और खास तौर पर जो सोफिस्ट विचारक थे वे इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि दासता जैसी जो अमानुषिक प्रथा है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जो प्रथा है अप्राकृतिक, अनैतिक एवं अनुचित प्रथा है और इसलिए हमें इसको समाप्त करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधीन या दास के रूप में नहीं रहना चाहिए। मतलब कि स्पष्ट जो है एलिस डेमस और एंटीफोन जैसे जो सोफिस्ट विचारक हैं उनकी ये धारणा थी कि ईश्वर ने सबको स्वतंत्र बनाया है और प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया है, और इसी आधार पर वह इस दास प्रथा की जो का जो अस्तित्व है उसको चुनौती देने वो लगे थे। लेकिन जहां तक अरस्तु का सवाल है, अरस्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रवर्तक जो है माना जाता है और व्यवहारिक बुद्धिजीवी भी था, यूनानी सभ्यता का सच्चा प्रतिनिधि भी था और स्वयं भी कई दासों का स्वामी था। और इस आधार पर उन्होंने मतलब कि बौद्धिक आधार पर दास प्रथा के औचित्य को सिद्ध करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यूनानी सभ्यता जो संकट में पड़ सकती है। और इसके लिए अरस्तु के दिमाग में एरिक जो नगर राज्य थे वहां पर रहने वाले दासों की स्थिति का चित्रण था, या वह विचार या वहां की जानकारी उनके मस्तिष्क में थी। क्योंकि एटिक जो नगर राज्य थे वहां पर दासों को परिवार का एक अंग समझा जाता था, परिवार के सदस्य के रूप में उनके साथ में व्यवहार किया जाता था। मतलब कि उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनकी वेशभूषा सारे स्वामी वर्ग के सदस्यों की तरह से ही होते थे। उनके साथ किसी भी तरीके का अमानुषिकता का व्यवहार जो है नहीं किया जाता था, और ऐसा ही व्यवहार जो है अरस्तु अपने दास वर्ग के लिए चाहता था। और इसीलिए अरस्तु के मस्तिष्क में भी दासों की जो है वही अच्छी छवि थी, और इसी कारण से अरस्तु जो है दास प्रथा का जो है समर्थन करते हैं। लेकिन दास प्रथा के संबंध में उन्होंने
ये कहीं पर भी नहीं कहा कि हमें दासों के साथ जो है असमानता का व्यवहार करना चाहिए, अमानुषिकता का या क्रूरता का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा वो कहीं पर भी नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि दासों को अपने परिवार के सदस्य की भांति जो है रखना चाहिए और उन्हीं की भांति उनके साथ व्यवहार जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन दास प्रथा को समझने के लिए सबसे पहले अरस्तु का ये मानना है कि राज्य चूंकि परिवारों के संयोग से बनता है और परिवार जो है गृहस्थी से जो है बनता है और परिवार के जो प्रमुख अंग है उसमें स्वामी, सेवक, दास, पति, पत्नी, पिता और संतति, ये सब चीजें जो है आती हैं। और अरस्तु के अनुसार संपत्ति जो है वह भी गृहस्थी का ही हिस्सा है और संपत्ति अर्जित करने की कला जो है वह गृह प्रबंध की एक कला का अंग होती है। और अरस्तु जो है दो प्रकार की संपत्ति की बात करता है, एक सजीव संपत्ति और दूसरी जो है निर्जीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति में हम मूलतः मकान, खेत और दूसरी अचल जो संपत्तियां हैं उनको लेते हैं और सजीव संपत्ति में जो जानवर हैं उनमें हाथी, घोड़े और अन्य पशु व दास आदि सम्मिलित हैं। और अरस्तु का ये मानना है कि किसी भी परिवार की सफलता और उसके कल्याण के लिए दोनों ही प्रकार की संपत्ति का होना अनिवार्य है। तो संपत्ति जो है वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का एक समूह मात्र है और उसी प्रकार से दास जो है वह भी सजीव उपकरण है, लेकिन वह निर्जीव उपकरणों की तुलना में अग्रणी जो है वह माने जाते हैं। तो जहाँ तक अरस्तु द्वारा दासता की प्रकृति का जो संबंध है उसके संबंध में अरस्तु तीन बातें बतलाता है। पहला, अरस्तु ये बतलाता है कि जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है फिर भी मनुष्य ही है, वह स्वभावतः दास है। दूसरा, अरस्तु ये बताता है कि वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है, वो दूसरे के अधीन रहता है, वह दास कहा जाता है। तीसरा जो है अरस्तु ये बताता है कि संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है वह दास है। तो स्वामी अपने दास का स्वामी तो होता है पर वह उसी का नहीं होता है। उसके विपरीत दास न केवल अपने स्वामी का दास होता है बल्कि पूरा का पूरा उसी का होता है। तो अरस्तु ने जो दास प्रथा का उल्लेख किया है उसके लिए उसने दासता का औचित्य जो है उसको भी सिद्ध करने की कोशिश की है, मतलब कि नैतिक आधार पर और भौतिक आधार पर दोनों दृष्टियों से उसने दासता का समर्थन किया है और उसी आधार पर अरस्तु ने उसके औचित्य को सिद्ध करने की कोशिश भी की है। जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट्स जो है नीचे लिखवाए हैं। तो सबसे पहला जो तर्क अरस्तु प्रस्तुत करता है वह है दासता जो है प्राकृतिक है। अरस्तु ऐसा मानता है कि दास प्रथा जो है वह प्राकृतिक है, कि विषमता जो है प्रकृति का नियम है और स्वाभाविक रूप से मनुष्यों में जो है असमानता देखने को मिलती है। जैसे सभी मनुष्यों की बुद्धि, योग्यता और गुण जो है वह समान नहीं होते हैं। तो मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति जो है वो दास बनने के योग्य, जो कि अपना स्वयं का जो है भरण पोषण नहीं कर सकते, अपने स्वयं के संबंध में निर्णय नहीं ले सकते, जिनको की सहारा पाने की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है। और प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया है उनमें बौद्धिक बल की और जिन्हें दास बनाया है उनमें शारीरिक बल की प्रधानता दी है। तो इस प्रकार जो बौद्धिक असमानता है और शारीरिक क्षमता के आधार पर यह दास स्वामी के संबंध जो है वह प्रारंभ होते हैं। तो दासता जो है वह प्राकृतिक है। कुछ व्यक्तियों को जो है प्रकृति ने इस तरीके का बनाया है और इसके लिए अरस्तु ये भी कहता है कि दास और स्वामी में केवल बौद्धिक अंतर न केवल बौद्धिक अंतर है बल्कि प्रकृति का अंतर भी है। जैसे कि दास को प्रकृति ऐसा शरीर देती है कि वह शारीरिक श्रम संबंधी कार्य करे और इसके विपरीत स्वामी का शारीरिक गठन शारीरिक श्रम के योग्य नहीं होता है पर नागरिक जीवन के अनेक कार्यों के संपादन के लिए मूल उपयुक्त होता है। और इसी आधार पर अरस्तु ये कहता है कि दासता जो है वह
अ, प्राकृतिक है। दूसरा जो तर्क अपनी औचित्यता के लिए देता है, उसके संबंध में अरस्तु ये कहता है कि दास प्रथा स्वामी और दास दोनों वर्गों के लिए उपयोगी है। मतलब दोनों ही दृष्टि से वो न्यायोचित उसको मान करके चलता है, क्योंकि स्वामी वर्ग जो है, जो बुद्धिमान एवं विवेक संपन्न है, उनके जो राज कार्य हैं, उनके बौद्धिक और नैतिक गुणों के विकास के लिए उनको समय की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एक संगीतज्ञ संगीत यंत्रों के अभाव में उत्तम संगीत का निर्माण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से गृहस्थ अर्थात जो स्वामी वर्ग है, वह दासों के बिना सुखी जीवन यापन नहीं कर सकता है और अपने राजनीतिक और प्रशासनिक जो दायित्व हैं, उनका निर्वहन जो है सही ढंग से नहीं कर सकता है। और दास की दृष्टि से इसलिए इसको सही माना जाता है, मतलब कि दासों के लिए दास प्रथा क्यों उपयोगी है, क्योंकि वह निर्बुद्धि होते हैं, बुद्धि कम होती है, अयोग्य होते हैं, लेकिन वह स्वामी वर्ग के संपर्क में रहते हुए थे आत्म संयम और विवेक के गुणों को समझने का उनको अवसर जो है वो मिलता है। और जिसके कारण से धीरे धीरे उनमें जो है बौद्धिक विकास जो है वह भी होने लगता है, और नैतिक और बौद्धिक गुणों से संपन्न स्वामी के निर्देशन में रहने के कारण इन्हें परोक्ष रूप से उन गुणों का लाभ जो है वह मिल जाता है। और इसी कारण से अरस्तु जो है दास वर्ग के लिए भी दास प्रथा को उपयोगी जो है मान करके चल रहा है। और वो ये कहता भी है कि जिस प्रकार शिशुओं को माता पिता के संरक्षण की आवश्यकता है, उसी प्रकार से दासों को भी, जो कि बौद्धिक दृष्टि से शिशुवत ही होते हैं, बुद्धि संपन्न स्वतंत्र व्यक्तियों के संरक्षण में रखना उनके लिए आवश्यक होता है। और अगर ऐसा संरक्षण नहीं हो तो दासों का जीवन जो है संकटग्रस्त हो सकता है। और इस आधार पर भी वो दासता का जो है समर्थन करने की कोशिश जो है अरस्तु जो है वह करता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट में अगले क्लास में